गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है उसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया और जेनेसिस मतलब बनाना। तो इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो बॉडी नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर या न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो शुगर नहीं है उससे हम क्या करेंगे, शुगर को हम बनाएंगे। इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट में हमारा जैसे पायरुवेट आ सकता है, ठीक है, लैक्टेट आ सकता है, एस्टाइल कोएंजाइम हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकते हैं। इससे हम शुगर मॉलिक्यूल को बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट इज ए रिडक्टिव मेटाबॉलिक पाथवे इन विच सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर रिड्यूस्ड इन ग्लूकोज। रिडक्टिव मेटाबॉलिक पाथवे मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो जैसे मान लो हमें पायरुवेट को कन्वर्ट करना है शुगर में, तो इसे हमें इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो इसलिए इस पाथवे को नाम दे रहे हैं, कैसा पाथवे, ये रिडक्टिव मेटाबॉलिक पाथवे है। एम की बात करें तो इस पाथवे को चलाने का जो मेन एम है वो है बॉडी की जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना। कब? जब जो डाइटरी ग्लूकोज जो है वो सफिशियंट ना हो। जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें जो ग्लूकोज मिल रहा है वो सफिशियंट नहीं है, जिससे बॉडी अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रही है। तो जो ग्लूकोज की कमी को पूरा करने के लिए हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को चलाते हैं। तो ये इसका एम हो गया। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जिस तरह से ग्लाइकोलिसिस बॉडी की सारी सेल्स में पाया जाता है उसी तरह से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये भी यूनिवर्सल पाथवे है। बात करते हैं लोकेशन की। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वहां पर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में स्टार्ट होती है और जो प्रोसेस कंप्लीट है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो in eukaryotes start in the mitochondria matrix and are completed in the cytoplasm. In human gluconeogenesis mainly occur in liver cells. जो ह्यूमन है उसमें जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो मेनली लिवर सेल्स में पाई जाती है। होती बॉडी के सारी सेल्स में, लेकिन मेनली जो है वो कहाँ पर होगी, लिवर सेल में होगी। बात करें सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब किस किस सबस्ट्रेट से हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल या शुगर को हम बना सकते हैं। तो पायरुवेट या लैक्टेट हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है, टीसीए साइकिल के जो इंटरमीडिएट हैं उससे हम लोग बना सकते हैं ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल को। और जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है सारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से हम शुगर बना सकते हैं एक्सेप्ट ल्यूसिन एंड लाइसिन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ल्यूसिन और जो लाइसिन है इनसे हम शुगर नहीं बना सकते हैं। तो ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड नहीं है। अगर पूछा जाए आपसे कि कौन अमाइनो एसिड ग्लूकोजेनिक नहीं है तो ल्यूसिन और लाइसिन जो है वो ग्लूकोजेनिक नहीं है। बाकी के अमाइनो एसिड से हम ग्लूकोज या शुगर को बना सकते हैं। अब ये जरा पाथवे को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एनिमल दिया हुआ है, यहाँ पर प्लांट है और ये कॉमन पाथवे है। तो जैसे एनिमल की अगर हम बात करें तो पायरुवेट को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता था लैक्टेट में। तो हम लैक्टेट भी इंटरमीडिएट वो सबस्ट्रेट हो सकता है हमारा ग्लूकोनेजेनेसिस के लिए, और पायरुवेट भी हो सकता है। तो लैक्टेट से हम पायरुवेट बनाएंगे और पायरुवेट से हम ऑक्जेलो एस्टेट से हम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज का जो 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है इसको हटा करके हम फाइनली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज में। और ग्लूकोज के बाद हम जो डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और बाकी सब चीज़ें बना सकते हैं। तो ये पाथवे जो बीच वाला है ये कॉमन पाथवे होता है एनिमल और प्लांट दोनों के लिए। एनिमल में हम लोग लैक्टेट एसिड एस्टेट और पायरुवेट से, और वहीं अगर प्लांट है तो प्लांट में हम लोग CO2 को फिक्स करके 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और उसके बाद हम जो ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे था उसमें इसको बीच में मर्ज कर सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल व्यू है कि किस तरह से एनिमल और प्लांट जो है वो अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर सकते हैं। Animal cell cannot convert stored fat into carbohydrate. On the other hand, plant, fungi and prokaryotic can convert stored fat into carbohydrate. अब देखो होता क्या है कि जैसा हमने पीडीएफ जब एंजाइम डिस्कस किया था तो वहां पर हमने बताया था कि पायरुवेट को हम कन्वर्ट कर रहे थे एस्टाइल को एंजाइम में, और जहां पर जो एंजाइम यूज हो रहा था उसका नाम है पीडीएच। ये एंजाइम जो है वो इरिवर्सिबल होता है। इस तरह से क्या हुआ कि हमने जो एस्टाइल को एंजाइम ए जो बना लिया है इसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। जो ये एस्टाइल कोएंजाइम में बन गया अब इससे एनिमल जो है वो वापस पायरुवेट को नहीं बना पाएगा। इसीलिए बोला गया है कि एनिमल सेल कैन नॉट कन्वर्ट स्टोर्ड फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जब फैट का हम लोग डिग्रेडेशन पढ़ाएंगे या
फैटी एसिड का जो डिग्रेडेशन बीटा ऑक्सीडेशन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो फैटी एसिड का डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। तो इसी वजह से एनिमल सेल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से वापस पायरुवेट नहीं बना सकती, या फिर हम बोलें कि फैट से वापस शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट, फंजाई और जो प्रोकैरियोट्स हैं वो फैट को कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। बात करते हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शन की। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम पायरुवेट दो तरह से है, लैक्टेट से भी है और पायरुवेट से भी है। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान दो कि पायरुवेट को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे दें, इस तरफ अगर देखें तो अगर हम NaDH अगर इसको दें तो ये NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। अगर हमें लैक्टेट से वापस शुगर बनाना तो हमें लैक्टेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, पहले पायरुवेट में। यानी कि लैक्टेट से एंजाइम जो यूज करेंगे उसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये लैक्टेट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और NAD प्लस को देगा, और NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, और बन जाएगा हमारा क्या, पायरुवेट। तो हमें पढ़ना है कि पायरुवेट से किस तरह से हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करेंगे। पायरुवेट इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो पायरुवेट है वो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हम डिग्रेडेशन करते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, तो सबसे लास्ट में जो हमें मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, पायरुवेट। तो पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ glycolysis and enter in gluconeogenesis when the level of acetyl coenzyme A and citrate is high। citrate का कंसंट्रेशन हाई है और एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन हाई है, यानी कि सेल का जो एनर्जी स्टेटस है वो कैसा है, हाई है। सेल का एनर्जी स्टेटस तो हाई है लेकिन जो ग्लूकोज है वो बॉडी में कम है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस तब चलेगी जब सेल का एनर्जी स्टेटस कैसा होगा, हाई होगा, और ग्लूकोज का लेवल कम होगा। तो पायरुवेट produced in cytoplasm entered in mitochondria and undergoes carboxylation to yield oxaloacetate। देखो जो ग्लाइकोलिसिस है यहाँ पर जरा देखें तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट करा दिया था पायरुवेट में। तो पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम है जिसका नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज का नाम है तो यानी कि CO2 को ये फिक्स कराएगा। तो पायरुवेट जो है इसके पास होते हैं 3 कार्बन, एक CO2 लेगा तो टोटल हो गया 4 कार्बन। तो जो हमारा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बनता है ऑक्जेलो एस्टेट, और ऑक्जेलो एस्टेट के पास में होते हैं 4 कार्बन। इसमें एक ATP को यूज किया जाएगा जिसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यानी कि उसको ब्रेक करके एनर्जी जो रिलीज होगी उससे ऑक्जेलो एस्टेट का फॉर्मेशन होगा। ऑक्जेलो एस्टेट जो है वहां पर अगला एंजाइम यूज होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एक NADH को यूज करेगा और ऑक्जेलो एस्टेट को कन्वर्ट करा देगा मैलेट में। मैलेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होता है। जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दिए गए थे वो यहाँ पर वापस निकाल दिए जाएंगे। तो NAD प्लस आएगा इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, और मैलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एस्टेट में। ऑक्जेलो एस्टेट को हम लोग कन्वर्ट करा देंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, एंजाइम लगेगा पेप कार्बोक्सी काइनेज। तो पेप कार्बोक्सी काइनेज जो है वो एक ATP यूज करेगा, और जो CO2 हमने यहाँ पर दिया था ये CO2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से 3 कार्बन का हमारा कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो पायरुवेट के पास अब देखो ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे डिस्कस करेंगे तो वहां पर जो पेप है, पेप को कन्वर्ट करते थे हम पायरुवेट में। ये ग्लाइकोलिसिस का 10वां स्टेप था और ये था हमारा इरिवर्सिबल स्टेप। यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा था उसका नाम था पायरुवेट काइनेज। तो ये स्टेप इरिवर्सिबल है, इसको बाईपास कराने के लिए हमें इतना ये पूरा प्रोसेस रन करना पड़ा है, क्योंकि अगर हमें ग्लूकोज बनाना तो हमें वापस उसी पाथवे में जाना होगा, और ये स्टेप हमारा कैसा था 10 नंबर वाला, इरिवर्सिबल, इसलिए हमें ये बाईपास लेना पड़ा। तो अब आगे देखते हैं जरा। कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कंज्यूम ATP। पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन किया और एक ATP यूज किया, और एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है ऑक्जेलो एस्टेट। ऑक्जेलो एस्टेट प्रोड्यूस्ड बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट इज रिड्यूस्ड इन मैलेट। रिड्यूस्ड मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो NADH से हमने इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्जेलो एस्टेट को दे दिया और ये रिड्यूस्ड हो गया किसमें, मैलेट में। एंड देन मैलेट एंटर इन द साइटोप्लाज्म फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया से मैलेट जो है वो निकल के कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और ये आगे का स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो जो हमारा एंजाइम था पायरुवेट कार्बोक्सिलेज वो वर्क कैसे करता है। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का जो को फैक्टर होता है वो होता है बायोटिन।
बायोटिन जो है वो CO2 एक्सेप्टर भी है, जो हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो हमने लिया HCO3। HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बनता कैसे है, तो हम क्या करेंगे, H2O प्लस CO2, इनको जब हम मिक्स कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या, HCO3। HCO3 ने एक ATP यूज किया, उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसको जो ATP को कन्वर्ट कर दिया ADP प्लस PI में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन साइट 1 यानी कि ये वाली जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेट की साइट 1 है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू CO2। बाइकार्बोनेट का जो CO2 है उसको हमने ले लिया। साइट 1 पे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की साइट 1 है, वहां पर हमने बाइकार्बोनेट से CO2 को कन्वर्ट कर दिया एट द एक्सपेंस ऑफ ATP। और इसमें हमने क्या यूज किया, ATP यूज किया। बायोटिन पिकअप CO2, जो बायोटिन है वो उसने क्या किया, CO2 को एक्सेप्ट कर लिया। जो बाइकार्बोनेट से CO2 निकला उसको किसने एक्सेप्ट किया है, बायोटिन ने। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, लॉन्ग बायोटिन लाइस टेदर मूव CO2 फ्रॉम साइड 1 टू साइड 2। अब देखो ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, तो यानी कि प्रोटीन और प्रोटीन ही हमारा एंजाइम होता है। तो यहाँ पर जो लाइसिन रेजिड्यू है, ठीक है, ये क्या करता है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है बायोटिन, ये क्या करेगा, CO2 को लिया इसने साइट 1 से और जो साइट 2 है वहां पर ट्रांसफर करा दिया। वही बोला है कि टेडर मूव CO2 फ्रॉम साइट 1 टू साइट 2। फर्स्ट स्टेप में बायोटिन ने बाइकार्बोनेट से CO2 लिया, सेकंड स्टेप में क्या किया, साइट 1 से CO2 को साइट 2 पर ट्रांसफर करा दिया। थर्ड में क्या होगा, बायोटिन डिलीवर CO2 टू पायरुवेट इन साइट 2। जो सेकंड साइट है यहाँ पर क्या करेगा, जो बायोटिन ने जो अपने ऊपर CO2 ले रखा है वो पायरुवेट को दे देगा और पायरुवेट एक CO2 लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सैलो एस्टेट में। तो बायोटिन डिलीवर CO2 टू पायरुवेट इन साइट 2 फॉर्मिंग ऑक्सैलो एस्टेट। ये मैकेनिज्म है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की, किस तरह से पायरुवेट कार्बोक्सिलेज वर्क करता है। तो 3 स्टेप में करेगा। सबसे पहले स्टेप में बाइकार्बोनेट से CO2 लेगा साइट 1 पर, फिर साइट 1 से साइट 2 पर CO2 को ट्रांसफर करेगा और साइट 2 पर ही क्या किया जाएगा, CO2 को पायरुवेट को दे दिया जाएगा और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एस्टेट में। तो ये 3 स्टेप में अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कराता है। अब जो ऑक्सैलो एस्टेट बना हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट कराएंगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो उसके बीच के 2 स्टेप और हैं। पहले हमने ऑक्सैलो एस्टेट को मैलेट में कन्वर्ट किया, मैलेट साइटोप्लाज्म में आ गया, फिर से मैलेट ऑक्सैलो एस्टेट में, और ऑक्सैलो एस्टेट से हमने बना लिया क्या, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे जो एंजाइम लगा उसका नाम है पेप कार्बोक्सी काइनेज। काइनेज है यानी कि ATP यूज कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इन साइटोप्लाज्म ऑक्सैलो एस्टेट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि यहाँ से CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी, अलोंग विद फॉस्फोराइलेशन। यानी फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेनॉल पायरुवेट पर फॉस्फेट लग रहा है, यानी कि ऑक्सैलो एस्टेट पर फॉस्फेट लगाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है फॉस्फेनॉल पायरुवेट में। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। काइनेज एंजाइम यूज हो रहा है यानी कि फॉस्फेट लगेगा एंड कंज्यूम 1 GTP, और एक GTP का यहाँ पे खर्च हो रहा है। अब देखो ये ऑक्सैलो एस्टेट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है जिससे ये ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है और ये जो ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट है GTP के जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है यहाँ पर अटैक करेगा और इसको अपने ऊपर ले लेगा और ये GDP रिलीज हो जाएगा। और जो ये CO2 होता है जो ऑक्सैलो एस्टेट ने ले रखा है वो भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पर पेप कार्बोक्सी काइनेज और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो किस तरह से ऑक्सैलो एस्टेट को पेप कार्बोक्सी काइनेज ने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट किया वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम बात करते हैं पाथवे की। तो जरा आपको शायद देखने में प्रॉब्लम होगी तो इसको हम इसका हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, तो एक तरफ हम देख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस और दूसरी तरफ है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो उसके पहले हमें क्या करना होगा कि ग्लाइकोलिसिस को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को करेंगे। यहाँ पर ये मार्कर काम नहीं कर रहा है तो आप जरा ऐसे ही जो हैंड बन के आ रहा है उसी से समझिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि ग्लूकोज को हमने एंजाइम यूज किया हेक्सोकाइनेज, ये हेक्सोकाइनेज है, और हेक्सोकाइनेज ने एक ATP को यूज किया, इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सेकंड एंजाइम जो है वो आइसोमरेज था, उसने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप था हेक्सोकाइनेज वाला, ये हमारा इरिवर्सिबल है। ठीक है, वहीं जो हमारा थर्ड स्टेप है PFK1 वाला, ये भी हमारा क्या है, इरिवर्सिबल है। इसने एक ATP को यूज किया,
और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। इसके बाद हमने एंजाइम यूज किया एल्डोलेस, उसने क्या किया फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक बना हमारा डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट और दूसरा बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो यहाँ पर एंजाइम यूज हो रहा है ये होता है आइसोमरेज, जिसको हम लोग नाम देते हैं ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन को फाइनली कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करा देंगे 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर हम NADH जो है रिलीज होता है और बाईफॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट और 2 फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हम एक ATP रिलीज कराएंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे पायरुवेट में। तो इस तरह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है जब डिग्रेड किया जाता है ग्लाइकोलिसिस में तो हमें पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब हमें बनाना है पायरुवेट से वापस ग्लूकोज। तो ये हमारा लास्ट वाला जो 10 नंबर स्टेप है पायरुवेट काइनेज वाला, ये हमारा इरिवर्सिबल स्टेप है, तो इसे हमें बाईपास कराना होगा। तो हमने पायरुवेट को पहले हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्सैलो स्टेट में। तो 2 पायरुवेट हैं यानी कि टोटल 6 कार्बन, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में भी 6 कार्बन है। तो जब एक को कन्वर्ट कराते थे ऑक्सैलो स्टेट में तो एक ATP खर्च होता था, तो जब 2 को कराएंगे तो हमारा कितना ATP खर्च होगा 2। ऑक्सैलो स्टेट को हमने GTP खर्च करके इसको कन्वर्ट कर दिया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। इसके बाद में अगर हम पायरुवेट काइनेज वाले स्टेप को हमने बाईपास करा दिया, उसके बाद में हमारा सारा स्टेप इरिवर्सिबल है। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस में जो निकल रहा था वो यहाँ पर हम देते जाएंगे, तो वो इरिवर्सिबल स्टेप है। तो यानी कि रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल है। केवल 3 स्टेप हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। फर्स्ट नंबर हेक्सोकाइनेज वाला, थर्ड नंबर PFK1 वाला और 10 नंबर पायरुवेट काइनेज वाला। तो इस तरह से हमने 10 नंबर वाले स्टेप को रिवर्स या रिवर्स ना कह के हम बाईपास बोलें तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो हमने इसको बाईपास करा दिया। इसके बाद के सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं, कहाँ तक की PFK1 तक की। अब जब हम PFK1 वाले स्टेप पर आ जाएंगे उसके बाद में हमें एक ये स्टेप तो PFK1 वाला रिवर्सिबल है, तो हमें एक नए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज वो एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं फॉस्फेट को हटाते हैं। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल को यूज करेगा और फ्रक्टोज की जो फर्स्ट पोजीशन पर जो फॉस्फेट लगा हुआ है उसको निकाल देगा इन फॉर्म ऑफ PI। तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद वाला स्टेप भी रिवर्सिबल था, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये स्टेप हेक्सोकाइनेज वाला ये फिर से इरिवर्सिबल है, तो हमें एक नए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। सेम ये फिर से वही करेगा, H2O लेगा और एक PI मॉलिक्यूल को 6 पोजीशन पर जो लगा हुआ है उसको निकाल देगा और इस तरह से हमारा बन जाएगा ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलिसिस के जो 10 एंजाइम थे उसमें 7 एंजाइम जो है वो रिवर्सिबल है, केवल 3 एंजाइम हेक्सोकाइनेज, PFK1, पायरुवेट काइनेज ये रिवर्सिबल है। यानी कि हम इन तीनों एंजाइम का अगर हम बाईपास करा दें तो हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को वापस बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे पाथवे में देख लिया कि किस तरह से हम पायरुवेट को वापस कन्वर्ट कर पाएंगे ग्लूकोज में। अब जरा हम आगे और डिस्कस करते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम पायरुवेट कंज्यूम 6 हाई एनर्जी फॉस्फेट। तो 4 ATP और 2 GTP, टोटल कितने हो गए 6, और 2 NADH, यानी कि 6 ATP खर्च हो रहा है और 6 ATP मतलब 2 GTP और 4 ATP और 2 NADH, यानी कि एनर्जी स्टेटस कैसा होगा सेल का, हाई होगा, तभी इतना खर्चा जो है वो सेल जो झेल पा रही है। तो अब जरा यहाँ ध्यान दो 6 कैसे हुआ। तो जब 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट कराएंगे ऑक्सैलो स्टेट में तो 2 ATP यहाँ खर्च हो गया, फिर 2 GTP, और जब इसी स्टेप में जब आप आगे जाएंगे तो जो फॉस्फोग्लिसरेट से हम लोग 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 ATP दे रहे हैं, और NADH उसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप में 2 NADH यहाँ यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 2 NADH। इस तरह से 2 ATP ये और 2 ATP ये, 4 ATP, 2 GTP और 2 NADH। तो ये हाईली एनर्जी कंज्यूमेबल स्टेप है, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें कंज्यूम होती है, इसलिए एनर्जी का स्टेटस कैसा है, हाई है। तो हाउ मेनी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस के कितने एंजाइम जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, तो टोटल 7 एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। 3 एंजाइम जो है वो इरिवर्सिबल है, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, हेक्सोकाइनेज, PFK1 और पायरुवेट काइनेज। अब जो इसमें एंजाइम यूज हुए जरा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एंजाइम जो हमारा हुआ है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसने CO2 को फिक्स कराया था हमारा पायरुवेट के ऊपर।
तो एक्सक्लूसिवली फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो जरा हम डायग्राम को जरा देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, तो ये है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये है इसका मैट्रिक्स। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। अब देखो, बायोटिन इज द कोएंजाइम ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का कोएंजाइम कौन है, बायोटिन है। एस्टाइल कोएंजाइम ए इज द पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अगर हम बात करें, ये है पीसी, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए क्या, एस्टाइल कोएंजाइम ए। एस्टाइल कोएंजाइम में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का एक्टिवेटर है। वहीं जो इसका इनहिबिटर है ये हमारा है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट बोले या ग्लूटामिक एसिड बोले, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का इनहिबिटर है, और एस्टाइल कोएंजाइम जो ए है वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का एक्टिवेटर है। दूसरे एंजाइम की बात करते हैं जिसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज काइनेज या पेप कार्बोक्सी काइनेज। तो ये पाया जाता है दोनों जगह, साइटोप्लाज्म में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में। जरा डायग्राम में देखो, तो यहाँ पर देखो, जब हम पायरुवेट से अगर हम जा रहे हैं तो ये है यहाँ पर पेप कार्बोक्सी काइनेज, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है पेप कार्बोक्सी काइनेज। तो इसकी लोकेशन दोनों जगह है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और साइटोप्लाज्म में भी है। तो वही इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि फाउंड इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एक्टिवेट बाय जीटीपी कंसंट्रेशन। इसको एक्टिवेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, जीटीपी की। तो हाई जीटीपी कंसंट्रेशन पेप कार्बोक्सी काइनेज का एक्टिवेटर होता है। तीसरा एंजाइम है हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज। ये मैग्नीशियम डिपेंडेंट होता है, यानी कि इसको मैग्नीशियम कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। पाया जाता है, इसकी लोकेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में, और इसका काम होता है कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को कन्वर्ट करा देना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। सिट्रेट जो है वो एक्टिवेटर होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज का। अगर हम बना दें फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज, तो इसका जो एक्टिवेटर है ये हमारा सिट्रेट है, इसको एक्टिवेट करेगा। और जिसका इसका इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेटेज बाइफॉस्फेटेज, 2,6 बाइफॉस्फेटेज जो है वो इसका इनहिबिटर है। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज का एक्टिवेटर होता है सिट्रेट, और फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेटेज जो है वो इनहिबिटर है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज का। चौथा एंजाइम जो है वो हमारा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये क्या करेगा, ग्लूकोज जो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की छठी पोजीशन से फॉस्फेट हटाएगा, उसको कन्वर्ट करा देगा ग्लूकोज में। तो इसको मैग्नीशियम Mg2+ की जरूरत पड़ती है एज ए कोफैक्टर। तो ये डिपेंडेंट प्रोसेस है, मैग्नीशियम डिपेंडेंट। कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज। इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ऑफ SCR ल्यूमेन। जब हमने पढ़ा था ग्लाइकोजिनोलिसिस, वहां पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के इस पूरे एंजाइम के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। बस अभी इतना समझ लीजिए कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है, उसको जो ये एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये ER ल्यूमिन की तरफ प्रेजेंट होता है SCR में, और ये ग्लूकोज की छठी पोजीशन से फॉस्फेट को निकाल देगा और कन्वर्ट करा देगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज इस तरह से ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। इन ह्यूमन इट इज फाउंड इन द लिवर, इंटेस्टाइन एंड किडनी। जो ह्यूमन है वहां पर ही लिवर, इंटेस्टाइन और किडनी, तीन जगह पाया जाता है, लिवर, इंटेस्टाइन और किडनी। बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनल इन्वॉल्व हुए हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और उस सेल का साइटोप्लाज्म और SCR मेम्ब्रेन, ये तीनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। बात करें हम रेगुलेशन की, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को दो हार्मोन जो है वो इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब देखो, इंसुलिन हमारा तब रिलीज होता है जब ग्लूकोज का लेवल कैसा होगा, सेल में ज़्यादा होगा। तो ग्लूकोज ज़्यादा है तो हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो इंसुलिन जो है वो सप्रेस कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। वहीं जो ग्लूकेगॉन है ये तब रिलीज होता है जब सेल में ग्लूकोज का लेवल क्या हो, कम हो। तो यानी कि सेल में ग्लूकोज का लेवल कम है, तो यानी कि ये स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम ए, सिट्रेट एंड ATP ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को। अब देखो, एक पॉइंट और समझ लो जो नोट में यहाँ पर दिया गया है कि ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस आर रेसिप्रोकली रेगुलेटेड, ओनली वन मेटाबॉलिक पाथवे रन एट ए टाइम। देखो, एक टाइम पर, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही पाथवे रन होगा, या तो ग्लूकोज होगा या तो ग्लूकोज
नहीं होगा। अगर होगा तो ग्लाइकोलिसिस चलेगी और नहीं होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगी। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे बचपन में क्या था कि जब पिताजी घर आते थे तो हम बाहर निकल जाते थे, ठीक है, और जब पिताजी बाहर जाते थे तो हम घर आ जाते थे। तो दोनों एक टाइम पर एक ही लोग रह सकता था। या तो पिताजी रह रहे थे, उनके डर की वजह से हम बाहर जा रहे थे, और या तो हम रह रहे थे और फिर पिताजी अपने ड्यूटी पे जा रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर है कि ग्लाइकोलिसिस चलेगी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बंद रहेगी, और ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगी तो ग्लाइकोलिसिस बंद रहेगी। अब इसका एक पॉइंट और है, इसको और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि जो हेक्सोकाइनेज जो है, इसको 4 बोल रहे हैं, इसका रेगुलेशन किस तरह से होता है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। हेक्सोकाइनेज का काम होता है कि ग्लूकोज पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लगा देना। तो ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज जो है वो 6 पोजीशन पर फॉस्फेट लगा देता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाद में आइसोमेरेज की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो अब हमें हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को कम करना है, यानी कि हमें ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं कराना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्टिविटी चाहिए ना उसकी कम। फॉस्फेटेज हम यूज कर रहे हैं, तो हेक्सोकाइनेज अगर वर्क करेगा जो फॉस्फेटेज लगाएगा, जो हटाएगा वो हेक्सोकाइनेज लगा दिया करेगा। तो हमें हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को कम करना है। तो हुआ क्या कि 2 चीजें हैं। जो हाई लेवल है ग्लूकोज का वो एक्टिवेटर होता है हेक्सोकाइनेज का, ठीक है, या फिर हम बोलें जो रेगुलेटरी प्रोटीन है उसको इनएक्टिव करेगा और ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, द प्रोटीन इनहिबिटर ऑफ हेक्सोकाइनेज 5 इज ए न्यूक्लियर बाइंडिंग प्रोटीन दैट ड्रॉ हेक्सोकाइनेज 4 into the nucleus when the fructose 6 phosphate concentration in liver is high and release it to the cytoplasm when the glucose concentration is high। इसको डायरेक्टली ऐसे समझ लो कि हेक्सोकाइनेज 4 जो है इसकी रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियर बाइंडिंग प्रोटीन है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। जब ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो ये एरो जो है वो बाहर की तरफ है, और यहाँ पर ये एक्टिवेटर का साइन है। तो जो ग्लूकोज का हाई लेवल जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन को इनहिबिट करा देगा, जिससे हेक्सोकाइनेज बाहर आ जाएगा और ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कराएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखें जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, जब जिस तरफ ये एक्टिवेटर का साइन बना हुआ है ना, ये एरो अंदर की तरफ है। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का लेवल जब हाई है तो यानी कि सेल का एनर्जी स्टेटस हाई है, उस टाइम पे रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा और जो हेक्सोकाइनेज 5 के साथ में बाइंड करेगी और इसको न्यूक्लियस के अंदर ले जाएगी। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा तो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी जो है वो घटेगी। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया है आज के पूरे लेक्चर में कि किस तरह से सेल जो है वो नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से और अधिक वीडियोस के लिए और अधिक टॉपिक को समझने के लिए इजीली आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।